Hi guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastav, and in this video we will discuss about the exercise question and their solution of the chapter Human Reproduction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है, काफी आसान चीज है। ए है इसका ह्यूमन रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। तो ह्यूमन ऑब्वियस सा बात है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी में दूसरा है ह्यूमंस आर ओवीपेरस, वीवीपेरस या ओवोवीवीपेरस। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसी में इसका डी है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ऑब्वियस सा बात है, गैमेट कभी भी हैप्लॉइड ही होगा। इसके बाद है जाइगोट इज डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो जाइगोट चूंकि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दो गैमेट के मिलने से बनता है, इसलिए जाइगोट जब भी होगा ये डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड। किस हार्मोन के मदद से ये ओव्यूलेशन होता है? तो दिस इज LH, ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन, सुना होगा नाम। इसी में इसका H है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? तो ये ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट में भी कहां पर? एम्प्यूला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है, जिसे एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर होता है ये। इसके बाद है जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो जाइगोट किस चीज में डिवाइड करता है जो जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है? तो ये हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। इसका लास्ट है इसमें, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स द वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड व्हाट। मतलब फीटस और यूटेरस को आपस में कनेक्ट कौन करता है? तो आपस में जो इसे कनेक्ट करता है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इसका परफेक्ट डायग्राम है। इसको अच्छे से देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसका परफेक्ट डायग्राम है। आप इसमें देख रहे हैं कि कौन सा इसमें ओविडक्ट है, क्या यूटेरस है, क्या ओवरी है, अब क्लियरली इसमें पता चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी दोनों का दो दो फंक्शन हमें बताना है, मेजर फंक्शन। तो पहले टेस्टिस का देख लेते हैं। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का पहला मेजर फंक्शन ये है कि ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिस के अंदर होता है, पहला इसका पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिस इज कि इसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, जो मेल सेक्सुअल जो ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसका यहां पर सिक्रेशन हो रहा होता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ओवरी का दो मेजर फंक्शन देख लेते हैं। तो ओवरी का दो मेजर फंक्शन ये है, पहला तो ये है कि ओवम का प्रोडक्शन ओवरी में होता है, जिस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। एंड द सेकंड थिंग इज कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इस दो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा होता है ओवरी से। तो ये रहे टेस्टिस एंड ओवरी के दो मेजर फंक्शंस। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमें बताना है कि ये स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको पता चल रहा है कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम के लाइनिंग से बना हुआ है। इसके अंदर आपको सर्टोली सेल दिखाई दे रहा होगा, जो कि जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इसी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, जिसे मेल जर्म सेल कहते हैं। इसी में मियोसिस होता है और यही आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ लगा हुआ है लिडिक सेल्स इसके अंदर मौजूद है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वेरी कॉमन आंसर। और इसे बता रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो इसमें मेल जर्म सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा,
ये मेल जर्म सेल जो डिप्लॉयड होता है ये इनलार्ज करता है एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, मतलब 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां बन रहा होता है और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बदलते हैं, मतलब कि एक मेल जर्म सेल फाइनली 4 स्पर्मेटिड्स में चेंज होते हैं और ये चारों स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लॉयड है ये एक एक स्पर्म में चेंज हो जाता है। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं इन्वॉल्व, इसको देखना है। तो भाई LH इन्वॉल्व है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं, GnRH जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है एंड इनहिबिन। ये सारे के सारे हार्मोन्स मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस को आसान बनाते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट इज डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स टू मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स देखे थे, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पहले जिसको देखे हम लोग जिस चीज को, ये जो स्पर्मेटिड्स थे इनका मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मिएशन क्या है? इट इज द फेनोमेनन वेयर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो बन चुका है, जो मोटाइल है, जो मूवमेंट करने के काबिल है, उसको सर्टोली सेल से उसका निकल करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक जाना, उससे बाहर निकलना, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पर्मिएशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक लेवल डायग्राम बनाना है। तो ये लेवल डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है स्पर्म का, ये हो गया, ये इसका टेल है, बीच में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, ऊपर में इसका हेड है, हेड के ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है ये एक्रोसोम, देखना है हमें आगे कैसे करता है ये हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स उसमें मौजूद है? तो सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट, सेमिनल प्लाज्मा एक्चुअली जो है उसमें क्या क्या मिला होता है? तो उसमें सिक्रेशंस मिले होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड के एंड सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रेशंस उसमें मिले होते हैं। तो इन सिक्रेशंस में मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या मौजूद हैं? तो मेनली इसमें कैल्शियम है, फ्रुक्टोज इसमें मौजूद होता है, फ्रुक्टोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर है, और अदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे आगे जाकर के बहुत सारे वॉल्स को भी तोड़ना पड़ता है जहां पर ये हेल्पफुल रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी डक्ट का क्या फंक्शन है और मेल एसेसरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये देखना है हमें। तो मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आ जाता है? वॉसा डिफरेंशिया आ जाता है, इसके बाद है रीड टेस्टिस आ जाता है, वॉसा डिफरेंशिया है, एपिडिडमिस है। दिस इज द मेल एसेसरी डक्ट, मतलब ये एक पाथवे हुआ। तो वॉसा डिफरेंशिया क्या है? ये स्पर्म को रीड टेस्टिस से एपिडिडमिस में भेजता है। एपिडिडमिस में क्या होता है? ये यहाँ पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका स्टोरेज भी होता है और यहाँ पर उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। रीड टेस्टिस का क्या फंक्शन है? तो स्टोर्स स्पर्म दैट प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। द वॉसा डिफरेंशिया, ये फाइनली एपिडिडमिस से स्पर्म को लेकर के यूरेथ्रा तक जाता है, मतलब ये लास्ट रोड जिसको कहते हैं आखिरी रास्ता, मतलब आखिरी रोड है, ये आखिरी पाथवे है जहां पर स्पर्म को फाइनली मेल बॉडी से बाहर कर दिया जाता है इसी रास्ते से, वॉसा डिफरेंशिया से। एंड द मेल एसेसरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? तो ये तीन है जान रहे, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल एक्टिवेट्स एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी आफ्टर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन के बाद स्पर्म को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे आगे जाकर भी कुछ रास्ता तय करना पड़ता है। तो उन सब चीजों के लिए जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन है वो बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रेशन की मदद से
अपने सेक्रेशन के मदद से मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को, ये अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करता है, बेसिक नेचर जो कि इसको जो कि न्यूट्रलाइजेस द यूरिन एसिडिटी। मतलब जो एक्चुअली हम जानते हैं कि ह्यूमंस मेल में क्या होता है, यूरिन का भी वही रास्ता है बाहर जाने का एंड द स्पर्म का भी वही रास्ता है बाहर जाने का। तो चूंकि और यूरिन जो होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो अगर स्पर्म उधर से क्रॉस करेगा तो एसिडिक नेचर के कारण स्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो इसके लिए हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो हेल्प करता है, ये बेसिक नेचर प्रोवाइड कराता है। एंड एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर जब मिलते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है एंड चीजें किसी तरीके से चीजें डिस्टर्ब नहीं होती हमारी। एंड द थर्ड इज द कॉपर्स ग्लैंड, it enhances the mortality and survival potentiality of a sperm in the genital tract of female reproductive system। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हमारा स्पर्म पहुंचेगा वहां पर इस ग्लैंड के सेक्रेशन का काम आएगा, ये वहां पर इसकी मोबिलिटी को इनहेंस करेगा, उसके सर्वाइवल कैपेसिटी को, मतलब वहां जाकर के वो सर्वाइव कर सके। ऐसा बहुत होता है कि अगर कोई चीज है जो एक अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहे और अचानक उसे दूसरा इन्वायरमेंट मिल जाए तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको कुछ ऐसा दिया जाए ताकि वो दूसरे जगह जाकर भी सर्वाइव कर सके। तो ये काम करता है ये ग्लैंड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट इज oogenesis, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। तो जिस तरीके से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसी तरीके से ओवम के प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। इसके 3 फेज हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके अंदर होता है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर ये माइटोसिस से बन जाता है फॉलिकल सेल्स, और ये जो बहुत सारे फॉलिकल सेल्स है इसमें से कुछ फॉलिकल सेल्स एनलार्ज होते हैं एंड एग मदर सेल बनाते हैं, और इस एग मदर सेल का फिर माइटोसिस होता है एंड oogonia बन करके तैयार होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर आता है। इसके बाद शुरू होता है ग्रोथ फेज। यहां पर वन ऑफ द oogonia, मतलब जो बहुत सारा oogonia बना है उसमें से कोई एक जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। और इसके बाद शुरू होता है मैच्योरेशन फेज, जहां पर फिर इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 होगा, जहां सेकेंडरी oocyte बनेगा, एंड फिर यहां पर मियोसिस 2 होगा जहां पर हमें ओवम मिलेगा, और ओवम के साथ हमें सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा। प्राइमरी oocyte का जब मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो वहां पर हमें फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ सेकेंडरी oocyte मिला था, और यहां पर ओवम के साथ हमें सेकेंड पोलर बॉडी मिल जाएगा। दिस इज द oogenesis। एंड 13th क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 13th क्वेश्चन इन आवर लिस्ट, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का एक जो आपके डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ये परफेक्ट डायग्राम है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, सो इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना। एंड द 14th क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का भी डायग्राम पूछ रहा है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो इसका परफेक्ट डायग्राम है। एंड द 15th क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनके फंक्शंस को बताना है। फर्स्ट इज द कॉर्पस ल्यूटियम, सेकंड इज द एंडोमेट्रियम, थर्ड इज द एक्ट्रोसोम, फोर्थ इज द स्पर्म टेल एंड फिफ्थ इज द फिम्ब्रे। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में मौजूद होता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, एंडोमेट्रियम ये भी हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है, एक्ट्रोसोम ये मेल में देखने को मिलता है, स्पर्म टेल ये भी मेल से रिलेटेड है, फिम्ब्रे ये फीमेल से रिलेटेड है। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, इसके वजह से LH और FSH को ये इनहिबिट करता है, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इसी के मदद से डेवलपमेंट होता है एंडोमेट्रियम लेयर का, मतलब जो हमारा ओवरी है उसका जो इनर मोस्ट वॉल है उसके डेवलपमेंट में भी ये प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के सेक्रेशन से बाहर आता है, और इसके मदद से इंप्लांटेशन होता है किसी भी फीटस का। सेकेंड इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस को सबसे अंदर का लाइनिंग है, ये हमारे फीटस को इंप्लांट करने में मदद करता है। थर्ड इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, ये स्पर्म का जो डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस स्पर्म के डायग्राम के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कैप में ये जो कैप में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये स्पर्म ओवम को हिट करेगा
तो ओवम के आउटर मोस्ट वॉल को ये तोड़ करके ओवम के अंदर घुसने में हमें मदद करता है। फोर्थ इज अ स्पर्म टेल। स्पर्म के टेल का क्या फंक्शन है? स्पर्म का टेल जो है ये इसको पीछे से स्विंग करने में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। एंड द फिफ्थ इज फिम्बरी। फिम्बरी एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये ओवरी, ओवरी और इधर है ओविडक्ट, ओविडक्ट से अटैच्ड है ये फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ओवम, ओवम जो कि ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो उस ओवम को कलेक्ट करने का काम है फिम्बरी का। फिम्बरी ही ओवम को कलेक्ट करके ओविडक्ट में भेजता है, जहां पर एम्पुलर स्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। तो फिम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द 16th क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स है, और यहां पर यह बताना है कि अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो पहला इसका यह है कि एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल। एंड्रोजन जो है वो सर्टोली सेल से बनता है। फॉल्स, एंड्रोजन जो होता है ये लिडिक सेल से बनता है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज प्रोटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। तो ऑब्वियस सा बात है सर्टोली सेल से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ये ट्रू है। सी, लिडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। इज दिस ए काइंड ऑफ जोक? जब हम जान रहे हैं कि लिडिक सेल ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये ओवरी में कैसे मौजूद होगा? फॉल्स हो गया ये। इसका सही आंसर ये होगा कि लिडिक सेल आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो टेस्टिस है उसके अंदर ही मौजूद होता है। इसके बाद लिडिक सेल सिंथेसाइजेस एंड्रोजन। सही है, लिडिक सेल एंड्रोजन बनाता है। इसके बाद है oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। तो oogenesis कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर नहीं होता है भाई, oogenesis जो है ये ओवरी के अंदर होता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट्स सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बंद हो जाता है? हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सीज हो जाता है, एकदम ट्रू है। इसके बाद है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये भी ट्रू है, हाइमेन का मौजूद होना ये किसी के वर्जिनिटी को शो नहीं करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होने वाला एक ऐसा साइकिल है जो मंथली चेंज हो, हर महीने ये एक साइक्लिक चेंज में जाता है। जनरली ये 28 डेज का एक पीरियड है जिसके दौरान जो फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो साइक्लिक चेंज में जाता है, और उन फीमेल्स का जो ओवरी है उसके अंदर भी एक साइक्लिक चेंज होता है। इस दौरान जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो हैं LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसकी बात की जाए तो इसका मेन 3 फेज होता है। पहला फेज है मेंस फेज, ये करीब 3 से 4 दिन का ये फेज है। इस दौरान जो इंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस का जो सबसे अंदर का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वॉल है इंडोमेट्रियम, वो रप्चर करता है एंड वो बॉडी से बाहर आता है। सेकेंड फेज है जिसे हम फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज है, ये 5 से 14 दिन के बीच का पीरियड है। इस दौरान इंडोमेट्रियम का वॉल जो है ये दोबारा बनना शुरू होता है। इस दौरान जो फॉलिकल है, इस दौरान जो फॉलिकल है वो फॉलिकल मैच्योर होते हैं, और ये मैच्योर होके 14वें दिन ओवम को रिलीज करते हैं, और यही 14वां दिन जो ओवम रिलीज होता है इस दिन को डे ऑफ ओव्यूलेशन भी कहा जाता है। इसी 14th डे LH ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो पॉइंट है वो पिक पे होता है। ये आपको इस ग्राफ में क्लियर दिख रहा हो कि इस 14वें दिन ये दोनों हार्मोन्स जो हैं अपने पिक पे रहते हैं, सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है उसी दिन। इसके बाद इसी दिन आपको दिख रहा होगा कि ईस्ट्रोजन का भी जो लेवल है वो भी थोड़ा ऊपर चला जाता है। इतने के बाद हमारा 15वां दिन स्टार्ट होता है, और यहां से हमारा ल्यूटियल फेज शुरू होता है 15 to 28th डे। इस दौरान इंडोमेट्रियम का जो वॉल है ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, एंड इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन होता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम के मदद से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, और इस प्रोजेस्टेरोन के मदद से ये वॉल जो है सो कंप्लीटली अपने पिक पे पहुंचते हैं। जहां तक इंडोमेट्रियम के वॉल को पहुंचना है वहां तक ये पहुंच जाते हैं, मतलब अपने भी पिक पर पहुंचते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन है, और जहां से ये ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन आपको दिख रहा है, जैसे ही ये ईस्ट्रोजन का ग्राफ दोबारा ऊपर गया है वैसे ही इंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो धीरे धीरे फिर डीजनरेट होना शुरू हुआ है, एंड यही साइकिल हर मंथ चलता है, एंड दिस इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड कौन कौन से इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व है? तो LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
उसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। तो किसी भी फीमेल्स के अंदर जो फीटस मौजूद है वो जब 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करता है तो आफ्टर द मैच्योरेशन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट जेस्टेशन पीरियड उस बेबी को बॉडी से बाहर आना पड़ता है एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, यही पार्चुरेशन है। और सवाल यह है कि कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दो मेजर हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है, एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन ये जो इन यूटरस का जो बीच वाला लेयर है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के मदद से जो बेबी है उसको एक प्रेशर मिलता है एंड उस प्रेशर की मदद से वो बेबी फिर बॉडी से बाहर आता है। एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये पेल्विक लिगामेंट जो पीछे की जो बोन है इसके अंदर कुछ इसको थोड़ा चौड़ा करता है, मतलब इसका जो स्पेस है इसको बड़ा करता है ताकि बर्थ देने में आसानी हो। ये रिलैक्स प्रोवाइड मतलब ये स्पेस को बड़ा करता है, इसलिए इसका नाम भी रिलैक्सिन है। मतलब ये है तो बर्थ देने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा रिलैक्सिंग होता है। एंड द 19th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये है 19th क्वेश्चन कि इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसा हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि ये जो फीमेल्स है वही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी बेबी गर्ल को बर्थ देने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है, ये हम जानते हैं, और ये क्यों गलत है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं किसी भी ह्यूमंस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं वो 23 पेयर के हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम्स जो हैं दैट इज द ऑटोसोम, ये कॉमन होते हैं मेल एंड फीमेल्स में। एंड 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 45वां और 46वां क्रोमोसोम जो होता है यही होता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ये किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को तय करता है। तो ये मेल्स के अंदर ये 23rd पेयर जो है मतलब 45वां और 46वां क्रोमोसोम होता है, ये होता है 45वां एक्स होता है एंड 46वां वाई होता है, आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। एंड फीमेल्स में ये 45वां और 46वां दोनों एक्स एक्स होता है। तो जब गैमेट बन रहा होता है मियोसिस के दौरान, तो जो गैमेट बनता है उसमें 11 पेयर प्लस एक्स हमें मिलता है, ठीक है। मतलब 22 प्लस एक्स कह सकते हैं मेल में एंड 22 प्लस एक्स कह सकते हैं हम 22 प्लस एक्स मेल एंड 22 प्लस वाई मेल का ये दो गैमेट बनेगा एंड फीमेल्स में 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स ये दो गैमेट बनेंगे। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो एक्स वाई मिलेगा एंड मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ जब फ्यूज करेगा तो हमें एक्स एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब मेल का वाई जहां पर मिलता है वहीं पर मेल का जन्म होता है एंड मेल का जहां पर एक्स मिलता है वहीं पर गर्ल का जन्म होता है। तो कभी भी मेल पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए बेबी, ये इसका आंसर था। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ। एक महीने में ह्यूमन ओवरी से कितना एग रिलीज होता है। तो जनरल दौर पे एक ओवरी से एक महीने में एक फीमेल से एक ही एग रिलीज होता है। इन रेयर केसेस, कभी रेयर केस में 2 एग भी रिलीज होते हैं। एंड इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, where how many eggs do you think would have been released if a mother give to a identical twin। identical twin को अगर कोई मदर जन्म देती है तो उसके अंदर कितने ओवरी का सिक्रेशन हुआ होगा, तो कितने एग का सिक्रेशन हुआ होगा। तो उस दौरान जब आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं तो उन्हें हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बाद जो फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट के टूट जाने पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट जो है ये 2 भाग में बढ़ जाता है और ये 2 जाइगोट अलग अलग जाकर के डिवाइड करते हैं, अलग अलग जाकर के इम्प्लांट होते हैं। तो 2 आइडेंटिकल ट्विंस हमें बनता है। ये चूंकि एक ही जाइगोट से निकला हुआ दोनों ट्विंस होता है इसलिए हम इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। इसके बाद है कि वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस बोर्न इन द फ्रैटर्नल। अब फ्रैटर्नल जो है इस केस में क्या पॉसिबिलिटी दिखता है हमें। तो इस केस में है तो 2 ओवम का सिक्रेशन होता है और दोनों ओवम अलग अलग 2 स्पर्म से फ्यूज करते हैं और इस दौरान जो 2 बच्चों का जन्म होता है वो
डाइजाइगोटिक ट्विन कहा जाता है। दो जाइगोट से दो डेवलप हुआ इसलिए डाइजाइगोटिक, और पहले वाले में एक ही जाइगोट का टुकड़ा हो गया था तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वे रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गिव बर्थ टू 6 पपीज। अगर 6 पपी को जन्म देती है किसी डॉग की मदर तो उसके अंदर कितने एग्स का सिक्रेशन हुआ होगा? तो 6 पपीज को जन्म देने के लिए उस फीमेल डॉग के अंदर 6 एग्स उसमें से रिलीज हुए होंगे, और वो 6 एग्स जाकर के 6 स्पर्म से फ्यूज हुए होंगे और 6 जाइगोट बना है, और 6 जाइगोट जो है वो अलग अलग इम्प्लांट हुआ है एंड देन 6 पपीज का जन्म हुआ है। तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज प्लीज कमेंट बिलो। अगर कोई भी डाउट है तो उसको नीचे बताओ, अगर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।